2 नवंबर 2014 के दिन साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में मौजूद एक महिला अपने किचन में काम कर रही थी और तभी उसे बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब उसने अपनी किचन की खिड़की से बाहर की तरफ सड़क पर देखा तो एक महिला बहुत जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी और उसका जो चेहरा था वो अपने आप टूट टूट कर नीचे गिर रहा था। ये चीज देखकर वो महिला बहुत ज्यादा डर गई। वो सीधा तुरंत बाहर गई उस महिला की हेल्प करने के लिए और वहां जाकर उसने देखा कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो विक्टिम है। जी हाँ, यहाँ क्या हुआ था इस केस के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार मेरी ट्रिगर वार्निंग, ये केस बहुत ज्यादा अपसेटिंग होने वाला है और अगर आप ऐसी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। तो इस केस को समझने के लिए हमें साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में जाना होगा और यहीं पर रहा करती थी 22 साल की इनेस एंटोनियो नाम की ये लड़की। दिखने में आम सी लड़की, इसकी एक 4 साल की बेटी भी थी, मतलब कि 18 साल की उम्र में ही ये लड़की मां बन चुकी थी। लेकिन इस बच्ची को पैदा करने में दूसरा योगदान किसका था, तो उसका नाम है यैन पीटर्स। असल में यहाँ इनेस जोहानसबर्ग घूमने आई थी और वो अपने दोस्तों के घर जा रही थी, लेकिन उसको कहीं से भी अपने दोस्तों के घर का पता नहीं मिल रहा था। और जैसे ही उसने बाहर लोगों से पूछताछ करी कि एक्चुअली में ये एड्रेस कहाँ पर है, और ऐसे ही पूछताछ करते हुए उसको यहाँ यैन पीटर्स मिला। ये यैन पीटर्स उस टाइम पर अपने घर के बाहर मौजूद गार्डन में साफ सफाई वगैरह कर रहा था और यहाँ इनेस उसके पास पहुंची, उसको एड्रेस दिखाया। इनेस और इन दोनों के बीच में बातें हुई, दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद दोस्ती बढ़ी, दोस्ती रिलेशनशिप में बदली और वो जल्दी ही शादी भी कर चुके थे। लेकिन यहाँ शादी को हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे कि यहाँ यैन पीटर्स ने अपने असली रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए। अब असली रंग कैसे थे उसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जब भी उसको इनेस से काम होता या फिर उसको बुलाना होता तो वो यहाँ इनेस को नाम से नहीं बुला रहा था। वो सीधा जाता, इनेस के मुंह के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता और तब उससे बातें करता कि मुझे ये काम है तुमसे। इन सब चीजों से इनेस बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने सोचा कि वो अब इस शादी को यहीं खत्म कर देगी और इस शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही यहाँ इनेस इस शादी को तोड़ भी चुकी थी। और जैसे ये शादी टूटी उसके कुछ ही टाइम बाद यहाँ इनेस को एक और लड़का मिल गया और उस लड़के से यहाँ इनेस का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। और जबकि यहाँ दूसरी तरफ यैन उसका इंतजार कर रहा था कि इनेस वापस लौटकर जरूर आएगी। और जब यहाँ उसे पता चला कि यहाँ इनेस ने तो दूसरा पकड़ लिया है, यैन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन यहाँ असल में इनेस उस दूसरे लड़के से ही प्रेग्नेंट हुई थी बजाय यैन पीटर्स के। जी हाँ, जैसे ही दूसरा इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इनेस प्रेग्नेंट हुई और जैसे ही इनेस ने जाकर उस दूसरे लड़के को बताया कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो लड़का बहुत ज्यादा डर गया। उसने सबसे पहले तो इनेस को अबॉर्शन के लिए भी कहा, लेकिन इनेस नहीं मानी। जिसके बाद वो लड़का अपना फोन वगैरह बंद करके, अपना सब कुछ पूरी तरह से कनेक्शन कट करके इनेस को छोड़कर भाग गया। अब इनेस यहाँ अकेली थी, गर्भ में उसके बच्चा था और यहाँ उसके पास पैसे नहीं थे। और जैसे ही वो आदमी भागा, यहाँ यैन को पता लग गया कि अब इनेस फिर से अकेली है। उसने इनेस को फिर से अप्रोच किया, इनेस से बात करने की कोशिश करी। अब इनेस जो कि अकेली पड़ चुकी थी पूरी तरह और जल्दी ही उसको एक बच्चा भी होने वाला था, तो यहाँ इनेस बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। तो उसने यहाँ यैन से फिर से बातें करनी स्टार्ट कर दी और यैन ने यहाँ इनेस से दूसरा चांस मांगा। यहाँ यैन बार बार बोल रहा था कि तुम्हारा जो बच्चा होगा उसको भी मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, तुम्हें भी सपोर्ट करूंगा, तुम मेरे साथ वापिस आ जाओ। इनेस को मजबूरन हाँ करनी पड़ी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ये दोनों फिर से साथ हुए, अब फिर से इन दोनों के बीच में थोड़े दिन तो यहाँ अच्छा सब कुछ चला, लेकिन जल्दी ही इन दोनों के बीच में फिर से खटपट होने लगी। और अब इनेस समझ चुकी थी कि ये आदमी बदल नहीं सकता, इसे यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। जल्दी ही यहाँ इनेस को एक बच्ची पैदा हुई और अब इस बच्ची की भी जिम्मेवारी इनेस को अकेले ही उठानी थी। इनेस ने एक हेयर ड्रेसर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। वहां से जो पैसा मिलता उससे वो किराया वगैरह देती, अपनी बच्ची को भी पाल रही थी और यहाँ उसने स्कूल में भी बच्ची का एडमिशन करवा दिया था। लेकिन ये सब चीजें यैन को पसंद नहीं आई। उसको लग रहा था कि ये बच्ची उसकी है और उसको ही यहाँ हक है इस बच्ची को पालने का। और इसी चीज के लिए वो पूरा दिन बच्ची के स्कूल के बाहर वेट करता। जैसे ही बच्ची आती उसको देखकर खुश हो जाता, लेकिन वो बच्ची सीधा जाकर अपनी स्कूल बस में चढ़ जाती। इसके अलावा वो अपनी बच्ची से बात करने के लिए वो इनेस के हेयर ड्रेसर शोरूम के बाहर भी पूरा दिन खड़ा रहता। और जैसे ही उसकी छुट्टी होती वो सीधा इनेस के पास चला जाता और कहता कि हम दोनों को वापिस एक साथ हो जाना चाहिए। 2 नवंबर 2014 का दिन आ चुका था। अब तक यहाँ इनेस की उम्र 22 साल की हो चुकी थी और उसकी जो बच्ची है उसकी उम्र 4 साल की हो चुकी थी। सुबह सुबह यहाँ दिन स्टार्ट हुआ। इनेस ने अपने कमरे में रहते हुए अपनी बच्ची को तैयार किया स्कूल जाने के लिए और सीधा अब वो घर से बाहर निकल चुके थे क्योंकि उनको स्कूल बस पकड़नी थी। अब जैसे ही यहाँ इनेस और उसकी बच्ची स्कूल के वो जो बस स्टॉप पर पहुंचने वाले थे, घर से वो कुछ दूर था,
इतने में ही बीच में यहाँ एक दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी ने यहाँ इनेस और उसकी बच्ची का रास्ता रोक लिया। इनेस पहचान चुकी थी कि यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि यान पीटर्स की ही है। यान पीटर्स ने दरवाजा खोला, गाड़ी से उतरकर और घूमकर सीधा यहाँ इनेस के पास आया, इनेस से बात करने लगा और इन्हीं बातों के बीच यहाँ उसने इनेस की बच्ची का हाथ पकड़ा, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, बच्ची को खींचकर यहाँ गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया और धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो यहाँ इनेस से पूछ रहा था कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना है या नहीं चलना, वरना मैं इस बच्ची को लेकर जा रहा हूँ। इनेस ने लड़ झगड़ कर उस टाइम पर वो गेट खोलकर वापस अपनी बच्ची को बाहर निकाल लिया और यहाँ वो बार बार चिल्लाए जा रही थी यान के ऊपर कि अब कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करें और मुझे उसके साथ नहीं रहना। अब यहाँ इनेस को दूसरी तरफ ये भी टेंशन थी कि एक बार तो उसने अपनी बच्ची को इस गाड़ी से बाहर निकाल लिया, लेकिन अगर दोबारा इसने ये करने की कोशिश करी और उसकी बच्ची को अगर गाड़ी में धकेल दिया तो वो दोबारा नहीं निकाल पाएगी। इसलिए उसने अपनी बच्ची को अपने पीछे छुपा लिया था, उसको पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया और अब वो फेस टू फेस येन से बात कर रही थी। लेकिन इन्हीं बातचीत में येन को गुस्सा आ गया और उसने अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट के दरवाजे को खोला और उसके ऊपर उसने एक कनस्तर रखा हुआ था, एक डब्बा रखा हुआ था। उस डब्बे को, इस कैनी को बाहर निकाला, उसका ढक्कन खोला और बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उसने सीधा उस कनस्तर के अंदर जो मौजूद सामान था वो सीधा इनेस के ऊपर झोंक दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, उस कनस्तर के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एसिड यानी कि तेजाब मौजूद था। आपको अच्छे से पता होगा कि अगर हमारे चेहरे के ऊपर एसिड वगैरह डल जाए तो कितना भयंकर दर्द होता है और बिल्कुल यही दर्द अब इनेस झेल रही थी। जैसे ही वो एसिड इनेस के फेस के ऊपर आया, वो एसिड थोड़ा सा उछलकर पीछे खड़ी उसकी बच्ची के ऊपर भी गिरा, लेकिन किस्मत से उसकी बच्ची का जो चेहरा था वो अपनी माँ के कपड़ों में घुसा हुआ था और उसके जस्ट हाथ ही बाहर थे और वो हाथ पर ही वो एसिड आकर गिरा। लेकिन अब यहाँ इनेस की हालत बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर होती जा रही थी। उसने दर्द के मारे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और उसकी चिल्लाहट सुनने वाले बेशक यहाँ बहुत सारे लोग थे। इनेस को चिल्लाता देख यहाँ येन ने सोचा कि उसको अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। उसने साइड में ही खड़ी इनेस की बच्ची को फिर से पकड़ा, अपनी गाड़ी में धकेला, खुद जाकर गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से निकल गया। अब यहाँ साइड में ही सड़क के ऊपर पड़ी हुई इनेस बहुत जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, बार बार अपनी मदद के लिए किसी को बुला रही थी। चलिए, यहाँ इनेस तो दर्द में कर्रा रही है। थोड़ी ही दूर जाकर यहाँ येन ने पता नहीं कौन सा धीमी आंच का नशा फूका हुआ था, उसने थोड़ी ही आगे जाकर, मतलब कि समझ लीजिए आप 100 मीटर भी नहीं गया होगा और 100 मीटर से पहले ही उसने गाड़ी फिर से रोकी, उसकी बच्ची को नीचे उतार दिया अकेले। खुद भी नहीं उतरा, जस्ट उसने उस बच्ची को कहा कि नीचे उतर जाओ। उसने दरवाजा खोला, वो बच्ची नीचे उतर गई और फिर से वो वापस अपनी गाड़ी बंद करके वहां से भाग गया। अब बच्ची भी बार बार बेचारी रोते हुए, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर एसिड डाला हुआ है, वो रोते हुए अपनी माँ की तरफ आ रही है। और जैसे ही लोगों ने देखा कि एक माँ बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी भीड़ वहां जमा हो गई और जिस जगह पर यहाँ इनेस गिरी हुई थी उसके सामने ही एक घर में मौजूद एक महिला अपनी किचन में काम कर रही थी। उसने अपनी किचन की ग्लास विंडो से ही बाहर की तरफ देखा कि क्या भसड़ बाहर मची हुई है और जैसे उसने देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और एक महिला बहुत जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। वो सीधा अपनी किचन से बाहर निकलते हुए घर से बाहर निकली और सीधा इनेस के पास जाकर उसे संभालने लगी। साइड में उसकी बच्ची भी यहाँ रोए जा रही थी। तुरंत यहाँ खड़ी भीड़ ने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस में इन दोनों को लेटाकर वहीं के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते यहाँ इनेस अपना होश खो चुकी थी और जब उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में मौजूद थी। जैसे ही उसको होश आया, वहां खड़े डॉक्टर्स ने उसे बताया कि आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ है और ये आपको बहुत ज़्यादा अब दर्द देगा सारी उम्र के लिए। क्योंकि यहाँ वो जो एसिड डाला गया था, मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक एसिड्स में से एक है। वो यहाँ पर इनेस के शरीर के ऊपर डाला गया था। अब ये चीज़ इनेस ने डॉक्टर से सुन तो ली, अब इसके पलट में वो कुछ जवाब देना चाह रही थी डॉक्टर्स को, लेकिन वो बोल ही नहीं पाई। जी हाँ, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, डॉक्टर्स ने उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दी और वो न्यूज़ ये थी कि जिस टाइम पर आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ था उस टाइम पर, उस क्षण में आपका मुंह खुला हुआ था, आप कुछ बोल रहे होगे और बदकिस्मती से एसिड डालने वाले ने सीधा आपके मुंह के ऊपर वो एसिड डाला और आपका मुंह क्योंकि खुला हुआ था तो उसमें से एक आधा घुट एसिड का आपके मुंह में भी गया और आप उसे अंदर की तरफ निकल गए हो और जिससे ये सब एसिड आपके गले से होते हुए आपके पेट के अंदर गया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक एसिड जो कि किसी भी मेटल को गला सकता है, किसी भी
ईट पत्थर चट्टानों को गला सकता है, उसके सामने इंसानी चमड़ी की क्या औकात है। जी हाँ, यहाँ पर वो जितना भी एसिड यहाँ इनेस के मुंह से होते हुए नीचे की तरफ गया था, उसने यहाँ जाते जाते अपना सारा काम किया और अंदर के शरीर के काफी सारे अंगों को खराब करता गया। और इन खराब होने वाले अंगों में इनेस का गला भी शामिल था। भयंकर पेन यहाँ वो अपने गले में महसूस कर रही थी और यहाँ कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब जैसे ही इनेस को होश आया था और वो बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि विक्टिम को होश आ चुका है। पुलिस वाले भी अपना तामझाम उठाकर इनेस के पास पहुंच गए, उसे बातें करने की कोशिश करने लगे लेकिन इनेस बोल नहीं पा रही थी। तो पुलिस वालों ने कह दिया कि जब तक यहाँ इनेस बोलेगी नहीं तब तक हम उसके बयान नहीं लेंगे, हम रिटर्न बयान नहीं लेंगे, हम सीधा उसके वर्बली बयान ही लेना चाहते हैं। और जैसे ही वो बयान देगी तभी हम यहाँ पर कोई केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद यहाँ जांच शुरू करेंगे। तो आप यहाँ सोच ही सकते हैं कि जिसने यहाँ एसिड अटैक किया वो सड़कों पर खुले से घूम रहा है और बेचारी विक्टिम हॉस्पिटलों के बेड पर अपनी जिंदगी से लड़ रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ यही नहीं थी, दिक्कत एक और भी थी और वो दिक्कत थी कि यहाँ येन अभी भी शांत नहीं था। जैसे उसको पता चला कि इनेस को होश आ गया है, उसने फिर से यहाँ इनेस के मोबाइल फोन पर मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए और उन मैसेजेस में वो सीधे तौर पर इनेस को फिर से धमकी दे रहा था कि जब तक तू जिएगी तब तक मैं तुझे हर पल मारता रहूंगा। जी हाँ, वो बार बार यहाँ उसको थ्रेट्स दे रहा था, धमकियां दे रहा था कि वो उसे जीने तो देगा नहीं। लेकिन इन्हीं धमकियों के बीच प्यार भरे मैसेजेस भी आ रहे थे कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाह रहा है। लेकिन इनेस तुम ही नहीं मान रही हो। उसने यहाँ इनेस को समझा दिया था इन मैसेजेस में ही कि हमारे देश की पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट है, वो इस केस को कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, वो मुझे कभी नहीं पकड़ेंगे। अगर फिर भी जोर देकर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया तो भी मैं यहाँ अपनी डिसेबिलिटी की वजह से बच जाऊंगा। उसकी डिसेबिलिटी थी कि उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा था और वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता था, दिव्यांग था, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। उसने बार बार यहाँ इनेस को बताया कि वो तो बच जाएगा लेकिन तुम अपना हिसाब लगा लेना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं हॉस्पिटल में आकर ही उसकी दीवार फांद कर अंदर आऊंगा और अपना काम खत्म करके ही वापस जाऊंगा अब की बार। ये सारे मैसेजेस की लिस्ट यहाँ इनेस ने पुलिस को भी दिखाई लेकिन पुलिस वाले अभी भी सेट थे। उनको बहुत ज़्यादा बढ़िया माल मिला हुआ था और इसी के नशे में वो इस केस को रजिस्टर तक करने से मना कर रहे थे। इनेस दिखा रही है कि वो मुझे अभी भी धमकियां दे रहा है लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब तक आप हमें बोलकर नहीं बताओगे तब तक हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे भी नहीं। इनेस यहाँ कितनी डरी हुई थी इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि रात को सोने से पहले वो डॉक्टर्स को इशारा करती थी कि उसके पूरे शरीर को यहाँ पट्टियों से ढक दिया जाए। क्योंकि यहाँ उसको डर था कि कहीं रात को सोते टाइम खिड़की वगैरह से या फिर दरवाजे से येन ना आ जाए और अगर वो आ गया तो उसको पहचान लेगा और उसको जान से मार डालेगा। ये सब बातें इनेस ने अपने दोस्तों को भी बताई तो यहाँ उसके दोस्तों ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ही प्रदर्शन वगैरह करने स्टार्ट कर दिए उस आदमी के खिलाफ और वहाँ की पुलिस के खिलाफ कि वो केस रजिस्टर नहीं कर रहे और आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे। कुछ और दिन बीते यहाँ और किस्मत से इनेस ने रिकवरी स्टार्ट करी। उसके गले में जो दिक्कतें आई थी वो दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगी थी और अब यहाँ इनेस धीरे धीरे बोल भी रही थी। ये चीज डॉक्टर्स ने सीधा पुलिस को बताई लेकिन पुलिस वालों ने फिर से इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी तरह से क्लियरली नहीं बोलेगी तब तक हम यहाँ इसके बयान नहीं लेंगे। अब तो डॉक्टर्स ने भी यहाँ पुलिस वालों को गालियां देनी शुरू कर दी कि आओ यार ले लो बयान उसके और जाकर आरोपी को गिरफ्तार करो। डॉक्टर्स के भी कहने पर पुलिस वाले आए, यहाँ इनेस के बयान लिए गए और अब तलाश शुरू की गई येन पीटर्स की। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि जो एड्रेस इनेस ने पुलिस वालों को दिया था कि यहाँ आपको येन पीटर्स मिलेगा, वहां से येन पीटर्स गायब हो चुका था। इनेस को यहाँ अपनी बच्ची की भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी लेकिन यहाँ डॉक्टर्स ने उसे बता दिया था कि उसकी बच्ची बिल्कुल सेफ है, सिर्फ उसके हाथों पर ही कुछ बूंदे ही एसिड की डली हैं, बाकी वो पूरी तरह से सेफ है और एक अलग महिला के घर पर वो रह रही है। लेकिन अब यहाँ इनेस को टेंशन ये भी थी कि वो अपनी बच्ची के सामने क्या अपना चेहरा लेकर जाएगी। उसकी बच्ची तो उसे पहचान भी नहीं पाएगी और अगर पहचान लिया तो उसको सच बताना पड़ेगा कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। आप यहाँ सोच कर देखिए कि इस केस में पुलिस सच में कितनी करप्ट थी कि यहाँ अब इस कांड को हुए कई दिन नहीं, कई हफ्ते नहीं, बल्कि कई महीने बीत चुके थे पर अभी तक पुलिस वालों ने येन को गिरफ्तार करने की बजाय उसका कोई सुराग तक पता नहीं लगा पाई। आप खुद सोच कर देखिए, बेचारी इनेस को जो कि अभी तक इतने भयंकर दर्द में है, उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आरोपी को जेल भिजवाना है लेकिन पुलिस वहां कुछ कर नहीं रही। खुद ही यहाँ येन को
एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना पड़ा और उसको पूरा कांड बताया कि ऐसे ऐसे उसके साथ ये हुआ है और उसे अब यन पीटर्स को ढूंढना है। वो इन्वेस्टिगेटर जाकर यन पीटर्स को ढूंढ कर आया और सीधा पुलिस वालों के पास पहुंचा, यन पीटर्स की जानकारी पुलिस वालों को दी और पुलिस वालों के साथ जाकर खुद यन पीटर्स को गिरफ्तार करवा कर आया। यन की गिरफ्तारी होने के बाद तो पुलिस वालों से सब पूछने लग गए कि अब तो आप कर लोगे ना आगे का काम, क्या अभी भी आप उसे पूछताछ करोगे या नहीं, उसे कोर्ट में पेश करोगे या नहीं, या फिर वो भी काम हमें ही करना पड़ेगा। पुलिस वाले बोले नहीं नहीं हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पुलिस वालों ने पूछताछ करनी स्टार्ट करी यन से। यन ने कहा कि ये सारा जो कांड हुआ है ना, ये एक बहुत बहुत भयंकर एक्सीडेंट था और उसका यहाँ कोई मकसद नहीं था कि वो एसिड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड इनेस एंटोनियो के ऊपर फेंके। अब बेशक ऐसी बातों के ऊपर तो कोई विश्वास नहीं करेगा, पुलिस वालों ने भी नहीं किया किस्मत से। और फिर यहाँ 2015 का एंड आ चुका था, लगभग 1 साल से भी ऊपर हो चुका था और अब जाकर यहाँ कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट किया गया यन पीटर्स का। और इस 1 साल में इनेस ने हॉस्पिटल से बाहर कदम भी नहीं रखा था। उसकी यहाँ तकरीबन 50 से भी ज़्यादा बार सर्जरीज की गई और किस्मत से आसपास रहने वाले लोगों ने इस केस के अंदर, इस कांड में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। अच्छे खासे यहाँ पर चंदे को इकट्ठा करके इनेस एंटोनियो की सर्जरीज करवाई गई। और अच्छी बात यहाँ ये भी थी कि एक डॉक्टर जो कि प्लास्टिक सर्जरी का वहाँ पर प्रोफेशनल है, उसने यहाँ पर इनेस की प्लास्टिक सर्जरी फ्री में करने का ऑफर भी दिया। किस्मत से यहाँ जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी 1 साल के अंदर, इनेस अपनी बच्ची के पास गई। उसको भी वहाँ से देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बच्ची बिल्कुल सेफ है। और अब यहाँ ये दोनों माँ बेटियाँ एक अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके थे और ये अपार्टमेंट वहीं की सरकार द्वारा दिया गया था। दूसरी तरफ यहाँ कोर्ट में खड़े यन ने अब बोलना स्टार्ट किया। उसने कहा कि ये जो मिलने का प्लान था ये मेरा नहीं था, बल्कि इनेस ने ही मुझे मिलने के लिए उस दुकान के बाहर बुलाया था। अब जैसे बुलाया मैं तो पहुंच गया अपना तामझाम उठाकर, मतलब कि अपनी गाड़ी उठाकर। और जैसे ही पहुंचा मैंने देखा कि इनेस अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही है और वो बच्ची असल में इनेस के साथ किसी और की नहीं बल्कि हम दोनों की ही है और मेरा भी हक है उस बच्ची के ऊपर और मैं भी उससे मिलना चाह रहा था। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मैंने जाकर उस बच्ची से हाय हेलो करी, लेकिन ये हाय हेलो इनेस को पसंद नहीं आई और उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और ये जो कांड हुआ पूरा ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है। तो यहाँ जज ने पूछा कि बाबूजी इन सब के बीच में एसिड कहां से आ गया, ये तो बता दे। उसने कहा कि जनाब एसिड का जो कंटेनर था वो पूरी तरह से सील्ड था। मुझे पता था कि मेरी गाड़ी में अगली सीट पर एसिड रखा हुआ है। अब क्योंकि मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, मेरा एक पैर छोटा है, मैं तेज यहाँ चल नहीं सकता, ज़्यादा कुछ काम आसानी से कर नहीं सकता, तो मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ चीज़ उठाकर मारनी थी और कोई चीज़ तो मुझे आसपास मिली नहीं। मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, उसके अंदर रखी, उस कैनी को उठाया और सीधा फेंक कर मारा इनेस एंटोनियो के ऊपर। जज भी बोल रहा है हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अब तूने अगर फेंक कर मारा है तो तेरी गाड़ी में तो कोई निशान नहीं होंगे क्योंकि तूने तो सील्ड बोतल उठाई है और उस सील्ड बोतल का जो अंदर का सामान था, एसिड था, वो तेरी गाड़ी में तो कहीं गिरा नहीं होगा और बाद में भी वो बोतल बाहर ही कहीं रह गई होगी ना, तो उसको साथ तो नहीं लेकर गया होगा। बिल्कुल जनाब मैं तो नहीं लेकर गया। ठीक है, पुलिस ने उसकी गाड़ी को चेक किया। उसकी गाड़ी की सीटें जो थी वो भी उस एसिड से पूरी तरह से जली हुई थी कई जगहों से। दूसरी बात, वो बोतल अपने साथ ही ले गया था। कांड तो करना है लेकिन यहाँ अक्कल के पीछे तो लठ लेकर पड़ा हुआ है। दूसरी बात, उसने कहा कि मैंने जैसे ही वो बोतल उसको फेंक कर मारी उसकी सील अपने आप टूट गई और जैसे ही वो सील टूटी उसका अंदर का जो तामझाम था वो सारा इनेस के ऊपर आ गिरा और उसके साथ ये सब हो गया। जो है प्रॉपर एक एक्सीडेंट था, ऐसा यन पीटर्स जज के सामने बोल रहा था। जज ने पूछा कि तू ये एसिड अपनी गाड़ी में लेकर घूम क्यों रहा था, तो उसने कहा कि मुझे अपने गाड़ी का इंजन वगैरह साफ करना था, इसलिए मैं उसको अभी अभी खरीद कर लेकर आया था और अपने घर ही जा रहा था कि तभी बीच में यहाँ इनेस ने मुझे बुला लिया मिलने के लिए। जज ने कहा सब कुछ छोड़, मैं सब कुछ मान लूंगा तेरी बातें सच है, बस ये बता दे कि उस बोतल की सील अपने आप खुली कैसे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन होता है अगर वो सील्ड हो तो वो हम उसको तोड़ते हैं, वो कटक कटक की आवाज़ भी आती है उसको तोड़ने में। और अंदर भी यहाँ एक ऊपर सील लगी होती है एल्यूमिनियम फॉइल की और उसको फाड़ने के बाद ही हम अंदर का सामान बाहर निकाल सकते हैं। तो जज ने पूछा कि उसकी सील अपने आप टूटी कैसे, और दूसरा अगर तुझसे ये गलती से काम हुआ था तो तूने यहाँ इनेस को बाद में भी जब वो हॉस्पिटल में मौजूद थी उसको 50 से ज़्यादा मैसेजेस क्यों किए। अगर तू उन मैसेजेस में माफ़ी मांग रहा होता तो भी हम एक बार मान लेते कि हाँ जो तूने किया है वो गलती से किया है और तुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बाबूजी
आप तो उसको धमकियां दे रहे हो, आपका तो काम रहता है, आप तो काम पूरा करना चाहते थे जो आपका उस दिन नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ येन पीटर्स का जो केस का ग्राउंड था वो अब दबता जा रहा था। जहां यहाँ पर येन के ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए जाने थे, वहीं यहाँ पर कोर्ट द्वारा उसके ऊपर शरीर को नुकसान पहुंचाने के चार्जेस लगाए गए और इन चार्जेस के पीछे यहाँ येन को 10 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। और जब यहाँ पर इनेस से पूछा गया कि उसे 10 साल की सजा हुई है, क्या आप इससे खुश हैं? इनेस ने कहा बिल्कुल मैं खुश हूं, मैं तो उम्मीद लगा रही थी कि इस केस में येन पकड़ा तक नहीं जाएगा। खैर यहाँ पर जैसे तैसे मैंने डिटेक्टिव हायर किया, उसने पकड़ भी लिया, तो भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी कोर्ट में भी पेश होगा और इतना केस आगे भी बढ़ेगा। अब बड़ा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा था कि यहाँ उसे 2 साल की सज़ा मिल जाएगी। अब 10 साल की मिली है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनेस ने बताया कि जब भी वो उसे कोर्ट में देखती थी खड़े हुए तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। एक आदमी सामने खड़ा है जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी हो, क्या आपको उसे देखकर गुस्सा नहीं आएगा? अब आप सोच ही सकते हैं इनेस को भी यही फील हो रहा था। लेकिन जब इस केस के बारे में मैं ढूंढ रहा था चीज़ें, तो मुझे कुछ और भी पता लगा, और वो ये कि ये जो बच्ची है इनेस की, वो अभी तक कंफर्म ही नहीं है कि क्या वो येन की है या फिर वो दूसरे उसके बॉयफ्रेंड की थी, क्योंकि कई जगहों पर कई मीडिया आउटलेट्स में यहाँ वो बच्ची इनेस और येन की दिखाई गई है और कई मीडिया आउटलेट्स में वो बच्ची इनेस और उस दूसरे लड़के की दिखाई गई है जो कि उसकी प्रेगनेंसी सुनकर भाग गया था। 2017 में दिए गए एक इंटरव्यू में यहाँ इनेस ने बताया कि येन उसके लिए हमेशा से ही अब्यूजिव रहा है, उसके साथ मारपिटाई करता है और ये बच्ची उसकी नहीं है, दूसरे की है। कई जगहों पर यहाँ इनेस ने खुद बोला है कि ये बच्ची येन की भी है, और अब की बार जैसे उसने बोला कि बच्ची किसी और की है और जैसे ही येन को पता लगा कि ये उसकी नहीं है तो उसने सीधा अबॉर्शन करवाने के लिए कहा। लेकिन इनेस यहाँ अबॉर्शन नहीं चाहती थी। अब वो येन की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर रही है तो येन को गुस्सा आया और उसने सारा कांड रच दिया। सो ये बच्ची किसकी है ये अभी तक मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये येन और इनेस की नहीं है। खैर आज यहाँ इनेस वही उसी सरकारी अपार्टमेंट में रहती है और उसकी आज 60 से भी ज़्यादा सर्जरीज हो चुकी हैं। बहुत सारे डॉक्टर सामने आए उसकी मदद करने के लिए और आज वो हैप्पीली अपनी ज़िंदगी काट रही है। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदली हुई है, पहले जैसी थी वैसी नहीं है। खैर इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ हैं मेरे पास जो आज रात में इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाऊंगा, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लें। यहीं पर मैं ऐसी ही स्टोरीज़ की छोटी छोटी रील्स डालता हूँ, तो आप मुझे यहाँ फॉलो जरूर कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट एस सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।